समझा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चले तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखेंगे और ट्रायंगल के जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आधा घंटा हम इसको देख लेते हैं, आधा घंटा हम पेपर को देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिंकी का एक डाउट है, सबसे पहले उस डाउट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहा गया है, इसमें सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में डाउट है क्या? थर्ड में सर। थर्ड में, अच्छा ये थर्ड वाले में। तो इसमें ये कहा गया है इन फिगर 6.18, फिगर कहाँ है? अच्छा ये फिगर है। इस फिगर में एलएम जो है पैरेलल है सीबी के। तो एलएम कहां पर है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप ये देखो कि इसमें पैरेलल कौन किसके है। एलएम सीबी के पैरेलल है, एलएम सीबी के पैरेलल है। तो एलएम ये रहा और सीबी ये रहा। ठीक है, अब आप ये देखो ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? ABC। एबीसी में। तो मैं उस ट्राइंगल को यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एल एम क्या है? एल एम इज पैरेलल टू सी बी है। सो बाय यूजिंग व्हाट? बीपीटी। तो बीपीटी में कैसे लगा सकता हूं? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। बताओ क्या मैंने सही लिखा है ये? ठीक है, ए एम अपॉन एम बी। अच्छा, इसमें जो मुझे प्रूव करना है वो ए एम अपॉन ए बी करना है। तो मैं ए एम अपॉन एम बी लिखने से मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी, पहले उसको रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें अगर एक साइड डीई है, उसमें एक साइड है डीई, ठीक है, और डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो मैंने आपको तीन रिजल्ट बताए थे। पहला रिजल्ट तो यही है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दूसरा दूसरा रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था? कोई बताएगा? दूसरा रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था? क्या हुआ भाई, सब यहीं हो या चले गए? यही पे है सर। यहीं पे हो, बताओ फिर। दूसरा रिजल्ट मैंने आपको ये बताया था कि पूरी साइड और कोई एक हिस्सा ले लो, पूरी साइड और कोई एक हिस्सा। भाई पूरी साइड ए बी और मान लो नीचे वाला हिस्सा डी बी, तो इनका रेशो पूरी साइड ए बी और नीचे वाला हिस्सा डी बी बराबर होगा पूरी साइड ए सी और नीचे वाला हिस्सा ई सी के, ए सी अपॉन ई सी के। और तीसरी चीज मैंने बताई थी कि भैया आप अब आपने नीचे वाला हिस्सा ले लिया, अब ऊपर वाला भी तो लेना पड़ेगा। तो पूरी साइड ए बी अपॉन ऊपर वाला हिस्सा ए डी इज इक्वल टू पूरी साइड ए सी अपॉन ऊपर वाला हिस्सा ए बी। इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले मुझे ये बताओ, ये तीनों रिजल्ट आपके माइंड में सेट हैं कि कैसे मैंने ये रिजल्ट निकाले? पहले वाले रिजल्ट में मैंने दोनों हिस्से लिए ए डी और डी बी। दूसरे वाले रिजल्ट में मैंने पूरी लाइन ली, पूरी साइड ली और उसके साथ लिया एक हिस्सा यानी नीचे वाला। और तीसरे वाले रिजल्ट में मैंने पूरी साइड ली ए बी और एक पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट मैंने लिया। और इस तरीके से तीन रिजल्ट मेरे पास आ गए। तो अब मैं अपने क्वेश्चन के पास अगर जाऊं तो अब मैं क्वेश्चन में देखूं मुझे क्या प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी। तो ए एम अपॉन ए बी यानी पूरी लाइन और ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, पूरी लाइन और ऊपर वाला हिस्सा। तो मैं ऐसे ना लिख के कैसे लिखूंगा? ए एम अपॉन ए बी यानी ऊपर वाली लाइन और पूरे वाला हिस्सा बराबर ए एल अपॉन ए सी। बताओ ये होगा या नहीं होगा? ये होगा या नहीं होगा? यस और नो? अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, चलो अब दूसरी चीज मुझे क्या दी हुई है, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो एल एन कहां पर है, ये रहा, ठीक है, एल एन, एल एन ये रहा और सी डी ये रहा, तो ये आपस में पैरेलल है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में भी मैं क्या लूंगा, ऊपर वाला हिस्सा यानी ए एल अपॉन पूरी लाइन ए सी बराबर ए एन अपॉन ए डी। बताओ, ऐसे ही होगा, ए एल ऊपर वाला हिस्सा अपॉन ए सी बराबर ए एन अपॉन ए डी। अब देखो, ये भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर और ये भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर, सो मैं क्या लिख सकता हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के, और यही मुझे प्रूव कर। बताइए पिंकी, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? यस सर। और किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में तो बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम पेपर डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 पूछना हो या 4 पूछना हो, या इसके बाद कौन सा है, 4 के बाद 5 ही होगा, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो माइक ऑन करके आप बता सकते हो कौन सा बता क्वेश्चन। दो प्लीज एक बार। 10th, ठीक है, 10th बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, 10th देख लो भाई। इसको मैं अगले पेज पर ले जा रहा हूँ जिससे मुझे जगह ज्यादा मिले। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is trapezium. ट्रेपेजियम यानी समचतुर्भुज, हिंदी में हम इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, नहीं समचतुर्भुज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बताओ भाई, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। क्या हुआ, समचतुर्भुज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समलंब, सॉरी समचतुर्भुज नहीं बोलते, समलंब बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, तो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि है ए बी सी और डी। आपसे ये कहा गया है कि जब आप इसके डायगोनल्स को खींचोगे, जब आप इसके डायगोनल ड्रॉ करोगे, डायगोनल मतलब ए से आपने सी को मिला दिया और बी से आपने डी को मिला दिया, तो ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। ठीक है, डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। फिर आपसे ये कहा गया है कि वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के। ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के। तो आपको ये शो करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल, जिसमें एक भुजाओं का जो युग्म है वो समांतर है। जैसे ए बी, जैसे मैंने यहां पर ये बनाया, तो ए बी आपको सी डी के समांतर अगर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्रेपेजियम बोलूंगा। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, ट्रेपेजियम क्या होता है, बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या, ट्रेपेजियम क्या होता है? एक मिनट भाई, मेरे फोन से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं एक बार ज्वाइन कर लूँ। हाँ जी,
अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो अगर आप किसी तरह ये प्रूव कर दो कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल हो, तो आप क्या करोगे, ये एक ट्रेपीजियम है। क्योंकि ट्रेपीजियम की पहचान क्या होती है कि जो एक पेयर होता है ना साइड्स का, जैसे इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो एक जो पेयर है यानी ये वाला जो पेयर है ये पैरेलल है और ये वाला पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपीजियम वो होता है, क्या समझ नहीं आया बुदली बताओ, क्या समझ नहीं आया? मैंने बोला ट्रेपीजियम वो होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है दो, इसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो अगर मैं इसमें ये प्रूव कर दूं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो मैं ये कह दूंगा ना कि ये ट्रेपीजियम है। बताओ, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक समलंब है। तो आप कैसे प्रूव करोगे? अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये ट्रेपीजियम है। क्या हुआ भाई, कह सकता हूं या नहीं कह सकता बताओ? मैं भी चुप बैठ जाता हूँ आपकी तरह, ऐसे ही बैठे क्या रहते हैं एक बोले? घंटे तक। क्या बोले थे? मैंने पूछा ये समझ आया आपको, ट्रेपीजियम क्या होता है? आ नहीं गया आया सर। तो बताओ। आ पहले गया मैं सर। ट्रेपीजियम ही समझा देता हूँ। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसको हम हिंदी में समलंब बोलते हैं। ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल। जैसे मैंने ये बनाया ए बी सी डी, तो ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल है, इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है। और ये एडी और बीसी जो है ये पैरेलल नहीं है ना, ये वाली पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये आगे जाकर अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कट जाएंगे ना। पैरेलल क्या होती है, जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। तो लेकिन जब ये आगे बढ़ेंगी तो काटेंगी, लेकिन ये कभी नहीं काटेंगी ए बी और सी डी। कैसे तो कटेंगे ये सर ये? मैंने कंस्ट्रक्शन करके इसको आगे बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे काट दी भाई, ये ऐसे आ रही है ना लाइन ऐसे। क्या सवाल पूछा है आपने? ये दो लाइन पैरेलल हैं क्या, बताओ? पहले नो पैरेलल सर, लाइन ये पढ़ा दो, पार्लर नहीं है। क्योंकि आगे जाकर काट देंगे ना एक दूसरे को जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा। सेम यहाँ ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि आगे जाकर एक दूसरे को काट देंगे। ये तो पैरेलल है क्योंकि ये सीधी जा रही है, ये सीधी ऐसे चलती रहेगी, ये सीधी ऐसे चलती रहेगी, कभी नहीं काटेगी। तो एज ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल। तो मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम है। तो वो मैं कैसे प्रूव करूंगा? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाली साइड पैरेलल है, तो मैं कह दूंगा ना कि ये ट्रेपेजियम है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं। अब आया समझ में? ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मुझे गिवन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। तो प्रूव करते हैं। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? मैं एक लाइन खींचूंगा ओ से, और यहां पर एक पॉइंट ले लूंगा एम, और मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। प्रूफ से पहले एक कंस्ट्रक्शन यहां पर लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है? ज्वाइन पॉइंट ओ टू एम सच दैट ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। ओ से एम को मिलाया मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की? ओ और एम को आपस में मिलाया, और वो इस तरीके से मिलाया कि ओ एम जो है वो ए बी के पैरेलल है। ओ एम क्या है? ए बी के पैरेलल है। तो भाई अगर ओ एम ए बी के पैरेलल है, तो बताओ ये किस ट्रायंगल में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस तो आपने काफी किए हैं। ओ एम और ए बी अगर आपस में पैरेलल है तो ये इस ट्रायंगल में आएंगी ना दोनों, ओ एम और ए बी। बताओ
इसमें आएंगी, ADB। है ना, ABD या ADB में। तो मैं क्या कहूंगा, इन ट्राइंगल, अब मैं प्रूफ यहां पर कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD, OM क्या है, पैरेलल है AB के, सो DM अपॉन MA इज इक्वल टू होगा DO अपॉन BO के। बताओ होगा या नहीं होगा? सही लिखा है मैंने भाई। इस ट्राइंगल में DM अपॉन MA इक्वल किसके होगा, DO अपॉन BO के। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इससे आगे मैं क्या करूं, तो जब भी आपको समझना है, हाँ बोलो। ये वाला स्टेप दोबारा बताना जिसमें आपने प्रूफ किया है। अभी मैं, अच्छा ये भाई, इस ट्राइंगल में OM जो वो AB के पैरेलल है, तो अच्छा मैं यहाँ पर पूरा लिख ही देता हूँ। सो बाय यूजिंग बीपीटी मैं इसमें यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा, DM अपॉन MA किसके इक्वल होगा, DO अपॉन OB। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या है, इससे आगे मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैं अपने इस पर जाता हूं, मुझे गिवन क्या है। गिवन है मुझे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो इसकी हेल्प से मैं ये कर सकता हूं ना, कि भाई एक काम करता हूं, DO को इधर ले जाता हूं, ये जो DO है इसको इधर ले जाता हूं, और ये जो AO है इसको नीचे ले आता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। बताओ, इससे इनकी जगह बदल दे, DO क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, DO की इसमें कर दी, AO की इधर कर दी। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या, ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस सर। यहाँ अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, आपने सामने वाले। देखो थोड़ा सोचो, अम, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो कब पता चलेगी, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। बताओ ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि यहां पर अगर आप देखो DO अपॉन OB बराबर DO अपॉन OB आ रहा है यहाँ पर, तो मैं किसी तरह यहाँ पर DO अपॉन OB बनाना चाहता हूँ। वो कैसे बनाऊंगा, इस OB को नीचे ले आता हूँ, DO अपॉन BO को मैं OB भी लिख सकता हूँ बराबर, और ये जो AO है इसको इधर ले आता हूँ, CO अपॉन AO। बताओ क्यों लाया मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि भाई देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें DO अपॉन OB आ रहा है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, DO यहीं रखा, इसको नीचे ले आया, BO को मैं OB भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और AO को मैं CO के नीचे ले गया, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। अब आया समझ में क्या किया था मैंने, आया क्या समझ में? भाई देखो DO यहीं रहा, यस सर। DO यहीं रहा, AO को डिवाइड में ले गया, और CO यहीं रहा, BO को डिवाइड में ले गया, तो DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन A। अब देखो ये भी DO अपॉन OB के इक्वल है, ये भी DO अपॉन OB के इक्वल है। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कह सकता हूं, DM अपॉन MA बराबर होगा CO अपॉन AO। ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब आप देखो, अगर DM अपॉन MA बराबर है CO अपॉन AO के या OA के, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, इस ट्राइंगल को देखो इसको, अच्छा आप खुद देखो, खुद देखो, DM अपॉन MA कहाँ है, DM अपॉन MA, और CO अपॉन AO कहाँ है, CO अपॉन AO। क्या लग रहा है यहां से क्या आ सकता है, कोई बता सकता है क्या लिखूं मैं यहां से? इसको देखो,
ग्रीन वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो आप लोग? इसको देखो, डीएम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सीओ अपॉन ओ ए। रेशो बराबर है ना एडी और सी ए का? एडी और एसी का रेशो सेम है या नहीं? एडी का रेशो क्या है? डीएम अपॉन एम में। एसी का रेशो क्या है? सीओ अपॉन ओ ए। तो जब दो लाइंस का रेशो सेम है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि एमओ जो है वो पैरेलल है डीसी के, बाई थ्योरम 6.2। सो बाई थ्योरम 6.2 मैं क्या बोलूंगा कि जो एमओ है या ओ एम है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। बताओ, कह सकता हूं मैं ऐसा? अब ये ओ एम जो है ए बी के भी पैरेलल है, क्योंकि क्यों है पैरेलल? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन की थी। और ओ एम जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि मैंने अभी निकाला है। तो जब ओ एम ए बी के भी पैरेलल है, ओ एम डीसी के भी पैरेलल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। बताओ, ओ एम जो है वो ए बी के भी पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, और ओ एम जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। तो ये भाई जब ओ एम इसके भी पैरेलल है, ओ एम इसके भी पैरेलल है, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होगा। मैंने दो लाइन खींची, तीन लाइन खींची। ठीक है, ये है ओ एम, ये है ए बी, और ये है डीसी। ओ एम जो है वो ए बी के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ओ एम और डीसी आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो भाई ये तो दिख रही है आपको, ये भी पैरेलल ही होंगी आपस में। सेम वही वाली चीज, अगर एक्स 5 के इक्वल है, वाई इक्वल के 5 के है, तो एक्स और वाई भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा डीसी के। और अगर ए बी और डीसी आपस में पैरेलल हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है? ट्रेपीजियम। क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड, एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल। क्लियर हुआ ये? बताओ, किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? पेपर पर चले? ठीक है, चलो। तो शुरू करते हैं पेपर को करना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया है भाई। जो बच्चे लेट आए थे उनका एक नुकसान हो गया है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि 8:15 आप क्लास में आ जाना, मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इर्रेशनल नंबर है। सभी अपने अपने आंसर लिख सकते हैं। इन विच ऑफ दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो, आप जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो डायरेक्टली, वो इर्रेशनल नंबर है। आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे आप 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 आएगा, 4 का निकालोगे तो 2 आएगा, 9 का निकालोगे तो 3 आएगा। लेकिन आप इसका नहीं निकाल पा रहे। √8 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल पाओगे ना। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दोगे, लेकिन जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे नहीं निकाल सकते। तो जिसका स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल पा रहे हो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। पोल में दे देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पोल में करता हूँ। ठीक है, पोल दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए बी
करिए सर। आपको बताना है कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे। चार लोगों का आंसर आया है सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैं दोबारा बता दूंगा ज्योति, अभी आप इसको करो। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। अब आप देखो कि आपके कितने सही होते हैं, मुझे लास्ट में बता दें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है चलो, 30 सेकेंड और ले लो, करो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो बताओ क्या आंसर दिया आप लोगों ने। आपको पता है कि योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग क्या होता है? -b/a। -b/a। अच्छा माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है प्लीज। तो आपको जो बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 5। x² - x - 5। तो इसकी तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान कितना होगा? 1, b का मान -1, c का मान -5। तो योग क्या होगा? माइनस b का मान कितना है? -1/1। तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/1 यानी 1। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन। ठीक है, डन। कोई डाउट? चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन करिए फिर। पोल में आंसर करना है फोर्थ का भी। HCF आपको निकालना है। HCF निकालना है आप लोगों को 280 और 245 का।
फाइव में से चलो बाद में ही बताऊंगा, पहले आप करो उसे। टेन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, लास्ट 1 मिनट, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके भाई, अपने अपने जो वो है ना, नोट करते जाना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लास्ट में मैं पूछूंगा। चलो, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ तो सबको निकालना आता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया था 280 के मैं क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, 2 7 जा 0, सॉरी 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 5, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। उसके बाद 245 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो ये 5 से डिवाइड होगा सीधा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 280 किसके इक्वल आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और 245 किसके इक्वल आया? 5 इंटू 7 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या होता है भाई? जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें कॉमन क्या है? तो देखो 5 इंटू 7 इसमें कॉमन, और 5 इंटू 7 इसमें कॉमन। तो एचसीएफ क्या आएगा? जो कॉमन है हम उसको लेते हैं। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करें। दो मिनट हैं आपके पास। अब ये पेपर मैं चाहता था आप लोग खुद से कर लें, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चों ने किया होगा लेकिन कुछ ने नहीं किया होगा, इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है, जिससे आपके थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, सिर्फ इसीलिए। तो क्वेश्चन सभी को क्लियरली विजिबल है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक एपी है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ अगर किसी को विजिबल नहीं है। 3, 8, 13, 18। ये एक एपी है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी टर्म 78 हो। विच ऑफ द
टर्म इज 78। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको एपी जब पढ़ाई थी तब कराए थे। जितने भी इस पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको उस चैप्टर को जब पढ़ाया गया था तब ना कराया था। सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। हम्म। अच्छा, सलोनी आपने ये जो भेजे हुए हैं इनको डिलीट कर दो ग्रुप में से। सलोनी आप क्लास में हैं? यस सर। आप ना इनको मुझे वैसे भेज दो पर्सनली, ग्रुप में से डिलीट कर दो, क्योंकि अब मैं करा रहा हूँ, पता चला इसमें से ही कुछ बच्चे देख के कर लें। वैसे करेंगे ओके नहीं। सर। चलो मैं कर देता हूँ, रहने दो। आपको भेजने हैं तो मेरे या तो क्लास के बाद भेज देना दोबारा से ग्रुप में, ठीक है? आप कर दो भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एक्सेस नहीं है। हाँ जी। लास्ट 15 सेकेंड्स। क्लास के बाद आप भेज देना सब लोग, ठीक है? चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक एपी दी हुई है, आपको ये बताना है कि इस एपी में 78 कौन सी टर्म होगी। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें, एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 78 इज nth टर्म। 78 इज व्हाट? nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है? तो nth टर्म हमें कितनी दी हुई है? 78। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, प्लस एन मुझे निकालना है, और डी कितना होगा? 8 - 3 5। 3 इधर जाकर माइनस का हो गया। 78 - 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 78 में से 3 गया तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 5 डिवीजन में चला गया, 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और वन इधर जाकर प्लस का हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 + 1 = 60। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को ये? इसमें यस कोई सर। डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करिए सर। पोल आपको मैं भेज रहा हूँ।
हम्म, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। आपको यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। उस कंडीशन को आपको यहाँ पर यूज करना है और आंसर करना है। सर मैंने सेंड कर दिया होमवर्क। ठीक है, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। कोई बात नहीं, आप उसमें आंसर कर दो। आपने सॉल्व अब देखो, फाइनल स्कोर में आप अपना जो वो है ना, सही आंसर अगर आपका आ गया तो उसको जोड़ देना। कोई बात नहीं, आप आंसर नहीं कर पाए पोल में तो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि के की किस वैल्यू के लिए जो हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये क्या होंगी? यूनिक सॉल्यूशन इनका हो। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि A1/A2, A1/A2 क्या होता है? नॉट इक्वल टू होता है एक्स माइनस, हमें इक्वेशन दी हुई है x-ky +4 = 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x - 6y - 5 = 0। मैं इसको कंपेयर करूंगा A1x + B1y + C1 = 0 से। ठीक है, सो A1x + B1y + C1 = 0 से, और इसको कंपेयर करूंगा A2x + B2y + C2 = 0 से। तो A1 कितना होगा? A1 क्या है? x का कॉफिशिएंट, तो A1 की वैल्यू क्या होगा? 1। B1 क्या है? y का कॉफिशिएंट, तो -k। C1 क्या है? कांस्टेंट, तो 4। ऐसे ही A2 क्या है? x का कॉफिशिएंट यानी 2। B2 क्या है? -6, और C2 क्या है? -5। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यूनिक सॉल्यूशन है इनका। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 क्या है? 1, A2 क्या है? 2, नॉट इक्वल टू B1 क्या है? -k, B2 क्या है? -6। माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू 2k, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। k इज नॉट इक्वल टू, ठीक है,
सो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसका चलो आंसर चैट बॉक्स में कर दो, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो जीरोस भी कितने होंगे? 2। डिग्री कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो आंसर 2 आ गया। इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी कितना है? -2। ए कितना है? 6, तो -1/3 आ गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। अब आप देख रहे हो कितना इजी है, इतना मुश्किल थोड़ी है, आसान है ना। बस उनके लिए आसान है जिन्होंने पढ़ाई की है, और अगर किसी ने पढ़ाई की ही नहीं है तो उनके लिए तो सब मुश्किल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको अवंती की क्लासेस में, आपके स्कूल में भी कराए गए होंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दो, ये भी मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन मैंने पोल में पूछा था अवंती वाली जो क्लासेस में, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर कौन सा 2 कराया था। एक ऐसा द्विघात बहुपद या फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम ऑफ जीरोस 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। क्या आंसर होगा इसका? 9 का। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सी। वेरी गुड। तो ये पढ़ा है ना आपने, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम कितना दिया हुआ है? 3, x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 1। तो x² माइनस 3x प्लस 1, इनमें से कोई नहीं, डी होगा इसका आंसर। सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस का आएगा ना, प्लस का होता है ना, तो प्लस का लिखेंगे ना इसको, यहाँ माइनस का दिया हुआ है, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान से करना है ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे? कौन से मेथड से करोगे? जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों आपको बताए हुए हैं। इसमें कहा नहीं गया कि आपको कौन से मेथड से करना है, आपका जो मेथड, जिस मेथड से मन करे उससे कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी, हाँ एलिमिनेशन से कर लो। ऐसा क्वेश्चन भी करवाया गया था आपको पोल सेक्शन में, यस और नो बताओ। मैंने आपको बताया था, याद करो कि आप ना इसका आंसर चेक भी कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से, है ना। 9 और 5 14 और 9 - 5 4, तो 9 और 5 इसका आंसर होगा। तो कर लोगे इसको या कराऊं? बताओ क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे? यस सर। चलो 11 बताओ, ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स? आपको दो इक्वेशन दी हुई है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू 22। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है कि क्या इनका पेयर पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 क्या होती है बताओ? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ठीक है, तो आप a1 की वैल्यू यहाँ क्या है? 5
A2 की -10, B1 की -3, B2 की 6, C1 की -11 और C2 की -22। इसमें रख के देखो तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, A1/A2 यानी 5/-10, 5/-10 यानी -1/2, B1/B2 यानी -3/6, -3/6 यानी -1/2, C1/C2 यानी -11/-22, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 1/। तो ट्रू आ रहा है भाई, कुछ गलती की है क्या मैंने? ट्रू होगा भाई ये, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ट्रू है ना ये? फॉल्स क्यों बोल रहे हो आप लोग? सर हमने साइन भी लगा दिया था ना इसलिए। कौन से साइन? अच्छा, ये यहाँ पर साइन लगा देता है। हाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद तो ये ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि देखो ये A1/A2 है, ये B1/B2 है और ये C1/C2 है। तो A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है C1/C2। ठीक है, तो ये पैरेलल होगा, और अगर ये पैरेलल होगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अगर ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, आपको ये बताना है कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसमें रख के देखो, अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो ट्रू होगा, नहीं आ रहा है तो फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्लियर है? इस फॉर्मूले में आपको रखना है, यही तो होता है मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये कर लोगे, एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, एपी के 15th टर्म आपसे पूछी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सिलेबस में आपके नहीं। और इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है? √x² प्लस y स्क्वायर। तो x कितना है 5, y कितना है -7, इसमें रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसके कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन पूरा करवा दो। कौन सा? 3 14? 15 15 में देखो ये फॉर्मूला है, x की वैल्यू 5 है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा भाई? इसमें क्या है करने की? 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? d इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 25 प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो d की वैल्यू क्या आई? √रूट में 70। ये आंसर होगा, बताओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको भाई रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ये पढ़े थे ना आपने, 3 कंडीशन मैंने पढ़ाई थी कि ये ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है और इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन 0 होने पर रूट्स हमारे रियल होते थे और डिस्टिंक्ट होते थे, लेस देन 0 होने पर रूट्स हमारे इमेजिनरी होते थे और इक्वल टू 0 होने पर रूट्स हमारे इक्वल होते थे। तो इसमें इक्वल बोला गया, तो ये कंडीशन आप रखो, k की वैल्यू आप निकाल लोगे आसानी से। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अवंती वाली क्लासेस में कराया हुआ है, सारे क्वेश्चन कराए हैं सब। ये क्वेश्चन पिछले बार आया था पेपर में, सेट 1 में आया था ये हाँ, क्वेश्चन। के वाला क्वेश्चन आता ही है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। कर लोगे इसको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे? बताओ। अगर सम दो नंबर्स का 31 है तो एक नंबर अगर x तो दूसरा क्या हो जाएगा? 31 - x। बताओ, होगा या नहीं होगा?
माइनस एक्स, उनका प्रोडक्ट है 240, तो x इंटू 31 माइनस एक्स इज इक्वल टू 240, तो ये क्या बचेगा 31x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 240, इनको इधर ले जाओ तो ये बचेगा, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर तो बचा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये 31x को भी मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस का 31x और 240 ऑलरेडी उधर है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, क्या होगा इसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे 16 और 15, वेरी गुड सर, 16 और 15, ठीक है। आप इसको या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे कर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम खत्म हो गया है, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करने हैं। इसको कर लोगे, 11वां पद आपको दिया हुआ है, 11वां पद यानी a प्लस 10d आपको दिया हुआ है 38, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे। 16वां पद a प्लस 16th टर्म 15d इज इक्वल टू 73, तो a और d की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर 22nd टर्म बतानी है यानी a प्लस 21d आप निकाल दो। पहले इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लो, और फिर a और d की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रख दो, तो ये आ जाए, ठीक है। इसको भी कर लोगे सेम, योग वाला है ये, सम वाला, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, दोनों क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अगर आप पिछली क्लासेस देखोगे सब ये कराए हुए, ठीक है। ये आपके इस बार उसमें आएगा नहीं, ठीक है, तो इतने ही रखते हैं, बाकी आप लोग आगे क्या है और इसमें, चलिए ये भी नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये कट चुके हैं, ये तो आएगा नहीं, अगले बार आएगा ये आपके सिलेबस से हट चुका है, क्षेत्रफल एरिया ये है क्या, ये हट चुका है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन भी आपके उसमें से हट चुका है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को करने का आपको तरीका बता दिया है, ठीक है, तरीके बता दिए मैंने, अब देखो भाई कर लो आप लोग, ओके। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते सर मुझे क्वेश्चन करना है, क्या। एक क्वेश्चन